नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। अतीक अहमद को साबरमती जेल लेने पहुंची है यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर आएगी प्रयागराज। थोड़ी देर में यूपी के लिए अतीक को लेकर पुलिस होगी रवाना। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, एक बार फिर से यूपी लाया जा रहा माफिया अतीक अहमद। तो यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आएगी। तो थोड़ी ही देर में यूपी के लिए अतीक को लेकर पुलिस रवाना होगी। तो साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंची हुई है। वारंट बी को लेकर पहुंची है प्रयागराज पुलिस, जिसके तहत माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो अतीक अहमद को साबरमती जेल लेने पहुंची यूपी पुलिस। यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आएगी। तो बताया जा रहा वारंट बी के आधार पर उन्हें यूपी पुलिस पहुंची हुई है माफिया अतीक अहमद को लेने। तो थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी के लिए रवाना होगी। तो इस वक्त की उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो दोबारा प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। तो साबरमती जेल पहुंची हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो माफिया अतीक अहमद को दोबारा प्रयागराज लाने की तैयारी, और यूपी पुलिस की एक टीम कैदी वाहन के साथ साबरमती जेल पहुंची हुई है। तो बताया जा रहा है कि सड़क मार्ग से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। तो सुरक्षा के लिहाज से जो रूट है उसमें गोपनीयता बरती गई है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त साबरमती जेल में मौजूद है। थोड़ी ही देर में देखिए कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करके, जेल के जो नॉर्म्स हैं उसे पूरा करके, उसके बाद साबरमती जेल से यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर रवाना हो जाएगी प्रयागराज के लिए। तो सड़क के रास्ते अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा एक बार फिर से। वही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो रूट को अभी गोपनीय रखा गया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए ये रूट गोपनीय है। तो यूपी पुलिस की एक टीम इस वक्त साबरमती जेल में मौजूद है, जो थोड़ी ही देर में माफिया अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी तमाम पूछताछ होगी। इस दौरान देखिए वारंट बी का हवाला दिया जा रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में साबरमती जेल से पुलिस अतीक को लेकर निकलेगी और क्या कुछ रूट रहने वाला है, क्या सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, प्रयागराज सुबह ही साबरमती जेल पहुंची है। वारंट बी के तहत इसकी अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। प्रोसीजर होता है कि आप जब किसी जेल से किसी कैदी को ट्रांसफर लाते हैं और वारंट बी पे लाते हैं तो जेल प्रोसीजर होता है। उसमें जो समय लगेगा उसका उसी समय का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा जब प्रयागराज की टीम साबरमती जेल से लेकर निकलेगी। माना जा रहा है जैसे पिछली बार पूरे सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया था कि तमाम सोशल मीडिया पे तमाम अतीक अहमद के जो परिवार वाले हैं वो लगातार क्या सगाए थे कि गाड़ी पलटा दी जाएगी और अतीक अहमद को गाड़ी पलटा दी जाएगी, रोड से न ला जाए, पहले हवाई जहाज चलाया जाए। पर जिस तरह के पुख्ता इंतजाम के साथ प्रयागराज पुलिस सकुशल अतीक अहमद को लेकर आई थी और पेशी के दौरान जब उसको पेश किया गया तो उसके बाद वापस साबरमती जेल पहुंचा गया था। तो उसी तरीके से प्राइवेट रोड लाने की तैयारी की गई है। करीब 18 से 20 पॉइंट लगाए गए हैं जहां पे अगर आपको रुकना होता है, जहां आप रुकेंगे तो वहां पे आपको पहले से चिन्हित पॉइंट दिए गए हैं कि वहीं पे आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि लंबा रास्ता है और अतीक अहमद की अस्वस्थ भी है, उनको बार बार
जाना भी पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 18 से 20 चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। पूरी टीम एक गई है, करीब 30 से 35 लोगों की पूरी टीम है, जिसमें डीसीपी से लेके एसीपी और एसएचओ से लेके करीब 70 से 18 कांस्टेबल्स वहां पे गए हुए हैं। सभी को ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ हैं, सबके पास अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी की गई है। और माना जा रहा है करीब 18 करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा जब वहां से निकलेगी प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को लेके। तो हमने देखा था किस तरीके से, क्योंकि तमाम निशानदेही मिली थी, तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कहीं ना कहीं अतीक अहमद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जिस तरीके से शाइस्ता और असद और गुड्डू मुस्लिम जैसे जो बड़े चेहरे थे, जो हत्या आरोपी थे, उनकी फरारी किस तरह से है, उसको जब अतीक अहमद के यहाँ लाया जाएगा, प्रयाग लाया जाएगा और जब उससे पूछताछ की जाएगी तो अहम जानकारी पूछताछ की जाएगी तो अहम जानकारी मिल सकती है। अभी हमने देखा था जैसे कि दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है, उसको कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी की गई है गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से कड़ी जोड़ना है, उसमें अतीक अहमद से जो पूछताछ की जाएगी उसके बाद माना जा रहा है कि कई अहम जानकारी मिल सकती है यूपी पुलिस को, जिसपे चलते हुए गुड्डू मुस्लिम, असद और शाइस्ता जो कि मुख्य आरोपी हैं अतीक माफ करिएगा उमेश पाल हत्याकांड में, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनकी धरपकड़ को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। जी बिल्कुल मनीष, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ विवेक भी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है साबरमती जेल, और थोड़ी ही देर में प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या तैयारियां अभी प्रयागराज में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड घटा उसके बाद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, इन लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और जो पुलिस की टीम है, प्रयागराज की एसटीएफ की टीम है, वो साबरमती जेल पहुंची है और जेल की जो मैनुअल कागजी कार्रवाई होती है उसको इस समय कर रही है। और कुछ ही देर में सड़क मार्ग से अतीक अहमद को वापस प्रयागराज लाया जाएगा, जहां उनको केस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस उनसे अभी कई तथ्यों पर उनको पूछताछ करनी है। पुलिस उनको रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी कि अगर कोर्ट उनको रिमांड मिलती है तो उमेश पाल हत्याकांड और उसके बाद जो मुकदमे अतीक अहमद से जुड़े, उन सब चीजों पर कई सवाल और जवाब हासिल करने की कोशिश करेगी पुलिस। जी ठीक है विवेक, आप लगातार जुड़े रहिए। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से अतीक अहमद को इससे पहले प्रयागराज लाया गया था, हमने वो तस्वीरें देखी थी, किस तरह से एक बड़ी सुरक्षा का घेरा था। उस बीच मीडिया तो फॉलो कर ही रही थी, साथ ही अतीक का परिवार भी फॉलो कर रहा था। लगातार उनकी बहन साई की तरह उनके साथ चल रही थी। लेकिन इस बार जो रूट रखा गया, बताया जा रहा है गोपनीय रखा गया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से तमाम भीड़ देखने को मिली थी, परिवार के सदस्य लगातार लगे हुए थे, क्या इस बार भी वही तस्वीरें मिलेंगी? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से पिछली बार अतीक अहमद को लाया जाता तो पूरा एक कहीं ना कहीं माहौल बनाया गया था अतीक अहमद के परिवारजनों की तरफ से कि गाड़ी पलटा दी जाएगी, गाड़ी में उसके साथ हादसा हो सकता है, जिसको निश्चित तौर से देखिए योगी सरकार ने पहले ही निश्चित कर रखा है। जो भी माफिया होंगे या फिर जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के तहत उनको मिट्टी मिलाने का काम किया जाएगा, और वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर करती नजर आई। जिस तरीके से एक दहशत का माहौल था अतीक अहमद का प्रयागराज से लेकर उत्तर प्रदेश में, और ना कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और नेपाल तक में सिंडिकेट काम करता है अतीक अहमद का, बड़ा फुल प्रूफ काम करता है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने सफलतापूर्वक ला के प्रयागराज में पेशी कराई थी और दोषी करार किया गया, तो उसके बाद सजा सुनने के बाद फिर से साबरमती जेल पहुंचा गया। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से तैयारी की गई थी उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारी ना हो सके। इस बार प्रयागराज टीम की जो पुलिस है उसको पूरी तरह से सतर्कता रखा गया और रूट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। पिछली बार हमने देखा था किस से साबरमती से होते हुए और पूरा जो रूट था बांदा होते हुए प्रयागराज की तरफ एंटर करेगा, पूरा रूट मैप दिया गया था। पर अब की बार ऐसी कोई चीज पहले से डिक्लेयर नहीं की गई है कि कहां से लाया जाएगा। हाँ, 20 पॉइंट जरूर बनाए गए हैं, 20 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे वो रुकेंगे, और सभी गाड़ियों पे जीपीएस ट्रैकर्स लगे हुए हैं। पूरे रूट की मैपिंग होगी। सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको मोबाइल अपने लेके जाने की अनुमति दी गई है। सिर्फ 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अधिकारी हैं जिनको मोबाइल रखने की अनुमति दी गई है, जो कि सीधे मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। और हमेशा 24 घंटे जो रूट है इसका आने का अतीक अहमद का, उसमें 24 घंटे उस रूट की निगरानी की जाएगी। और जो चेक पॉइंट है वहां पे गुजरात पुलिस से लेके और आपकी जो पुलिस है यूपी पुलिस है, उनकी संयुक्त टीमें वहां पे लगेंगी। और साथ ही साथ जहां पे अगर रुकते हैं तो वहां के पहले ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, उस एरिया को पूरा पहले ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से अतीक अहमद का जो परिवार है, जिनकी बहन है, वो लगातार कॉन्वे जो था उसको फॉलो करी थी। पर इस बार क्योंकि वो दोनों जो बहनें हैं उनको भी कॉन्स्पिरेसी माना गया, जिस तरह से मेरठ में उनके बहनों की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद तमाम राज खुले थे, तो माना जा रहा है इस बार उनके
परिवार वाले उनको फॉलो नहीं करते नजर आएंगे। और अतीक अहमद को प्रयागराज की पुलिस बहुत ही गोपनीय तरीके से जो रूट रखा गया, एकदम अलग रूट रखा गया, उसके साथ लेके निकलेंगे। अब से कुछ देर का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही माना जा रहा है कि जैसे ही पेपर फॉर्मेलिटीज जो जेल मैनुअल्स के होते हैं, जो प्रोसीजर होता है लीगल प्रोसेस, वो खत्म होते ही प्रयागराज की पुलिस तत्काल लेके प्रयागराज के लिए निकलेगी वहां से, साबरमती जेल से। जी ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। विवेक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को बाल गृह में रखा गया है। दोनों बेटे सुरक्षित और खुश हैं, उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं है, यह कहना है उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल और जिला प्रोबेशनल अधिकारी पंकज मिश्रा का। आयोग की सदस्य का कहना है कि हाई प्रोफाइल उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के दोनों नाबालिग बेटे एबान और अरबान मामला होने के कारण वो इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बाल गृह का दौरा करके स्पष्ट किया गया है कि दोनों नाबालिग बेटे प्रयागराज के राजरूपपुर के बाल गृह में सुरक्षित हैं। बच्चे ठीक है, बच्चे खुश हैं। वो हमारे आपने यही पूछा, हर आदमी ने पूछा कि क्या वो खुलनाबाद में बाल सुधार गृह में है या संरक्षण से इस संबंध में पूछे। ये मैंने कहा था, ये हमको याद चल रहा उसका ड्रामा, तो हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है ना कहीं। बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे ठीक है, बच्चे खुश हैं। वो हमारे आपने यही पूछा, हर आदमी ने पूछा कि क्या वो खुलनाबाद में बाल सुधार गृह में है या संरक्षण से इस संबंध में पूछे। ये मैंने कहा था, ये हमको याद चल रहा उसका ड्रामा, तो हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है ना कहीं। बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे ठीक है, बच्चे खुश हैं। वो हमारे आपने यही पूछा, हर आदमी ने पूछा कि क्या वो खुलनाबाद में बाल सुधार गृह में है या संरक्षण से इस संबंध में पूछे। ये मैंने कहा था, ये हमको याद चल रहा उसका ड्रामा, तो हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है ना कहीं। बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे ठीक है, बच्चे खुश हैं। वो हमारे चल रहा उसका ड्रामा, तो हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है ना कहीं। बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे ठीक है, बच्चे दिमाग टिल देखा है और बेड भी आरक्षित किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारे सब चल रहे हैं। अतीक अहमद को फिर से यूपी लाया जा रहा है। देखिए, वो माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम अनुपालन करेंगे। जो निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, मान रहे कोई लड़ाई में है, पूरी तैयारी है और सभी सीटों पर बीजेपी बड़ी अच्छी से मतलब मजबूती के साथ लड़ रही है, जीतेगी। धन्यवाद। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है और हम हर सीट पर जीत दर्ज करेंगे। जो अतीक अहमद का मामला है, जो न्यायालय का आदेश होगा, उस न्यायालय के आदेश पर हम काम करेंगे और जो भी न्यायालय कहेगा उस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और जहां तक बेड्स का सवाल है, उत्तर प्रदेश भर के हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां पर भी जरूरी है व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें, कहीं पर भी कोई कमी ना हो। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो तत्काल वहां पर चीजें बेहतर ढंग से आगे बढ़ाई जाए। कैमरामैन निखिल के साथ में एस के वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात निकाय चुनाव की करेंगे। निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है। आज से 17 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन प्रक्रिया में होगा कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन। तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। नामांकन केंद्रों पर पुलिस बल और बैरिकेडिंग व्यवस्था के निर्देश है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की कराई जाएगी वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा की जाएगी नामांकन प्रक्रिया की निगरानी। होगी तो देखिए, आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में निकाय चुनाव होना है और इस निकाय चुनाव को लेकर अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से 17 अप्रैल तक
ये नामांकन की प्रक्रिया होगी। इस दौरान सभी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। हालांकि देखिए, अभी भी किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, ना ही कोई लिस्ट जारी की है, लेकिन जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। 17 अप्रैल से ये माना जा रहा है उससे पहले सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी और नामांकन की वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जब प्रत्याशी अपना नामांकन करने पहुंचेंगे। लेकिन ये नामांकन की जो प्रक्रिया है उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का खासकर ख्याल रखा गया है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था अभी से मुस्तैद है। साथ ही साथ नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूरी वीडियोग्राफी भी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए इस नामांकन में। तो नामांकन प्रक्रिया में होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए ये पूरा प्रोटोकॉल पालन किया जाएगा। वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए नामांकन प्रक्रिया की निगरानी रखी जाएगी। तो आज से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो निकाय चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है और उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 17 अप्रैल तक ये नामांकन। और उससे पहले माना जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। तो नामांकन प्रक्रिया कराई जाएगी और इसका वीडियोग्राफी भी होगा। लगातार सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। बुलंदशहर की करेंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एनसीपी और सीपीआई के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय सुना दिया है। तो गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, यूपी, गोवा में जीते, अब कर्नाटक में भी जीतेंगे बीजेपी। या अनुराग ठाकुर ने तमाम बड़ी बातें कही। 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड देगी सरकार। सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम के समापन में पहुंचे थे अनुराग ठाकुर और इस दौरान तमाम बड़ी बातें कही। सांसद खेल स्पर्धा का शानदार आयोजन डॉक्टर भोला सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाया है और उसी के समापन के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय सांसद जी ने जिस तरह से अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, इससे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का और आगे बढ़ने का। सर, कई विपक्षी पार्टियों की रास्ते जो पार्टी थी वो रास्ते नहीं रही, तो क्या कहना है? उनका जो ग्राफ घटा है क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, जिसको वोट नहीं मिला, जनता ने नहीं स्वीकारा और लगातार गिरावट हुई है, नियमों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना निर्णय सुनाया है। सर, कर्नाटक को लेकर क्या कितना आश्वस्त है? भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात भी जीता, त्रिपुरा भी जीता, असम भी जीता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड सब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने जीता है और कर्नाटक भी जीतेंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने न्यूज 1 इंडिया पर बात करते हुए कहा कि हम 12 महीने लगातार काम करते हैं, हम मेरठ में जीतेंगे। मेरठ में पिछली बार थोड़ा सा हम चूक गए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहीं भी जाए, उनका कोई भविष्य नहीं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, नगर निकाय के चुनाव नजदीक है, अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार दूसरे दलों से वो चर्चा कर रहे हैं, कई जगहों पे वो दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, खासतौर पर मेरठ इलाके की बात करें, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम तो सदा सिद्ध संगठन है और हम केवल कोई चुनाव आने पर सक्रिय नहीं होते। हम लगातार 12 महीने काम करते हैं, हमारी सरकारें काम करती है, हमारी जो संगठन है वो जनता की सेवा करता है, हमारा नेतृत्व जो है सदैव समर्पित रहता है जनता की सेवा के लिए, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो। इन सब बातों के आधार पर हम चुनाव के अंदर जाते हैं, अपने समर्पित कार्यकर्ता के आधार पर जाते हैं। हम जीतेंगे, हम विधानसभा भी जीते हैं, लोकसभा भी जीते हैं
और इस बार भी सारे 17 की 17 हम जो नगर निगम उनके अंदर अपना जीत हम हासिल करेंगे। मेरठ की जहाँ तक बात है, मेरठ को भी जीतेंगे। मेरठ पिछली बार थोड़े से मार्जिन से हम लोग चूक गए थे, वो कसक भी हमारे मन के अंदर है, कार्यकर्ता भी तैयार है, उसको भी जीतेंगे। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है या अन्य दलों की बात है, वो तैयारी करेंगे, करनी चाहिए उनको तैयारी, पर उनकी कोई साख नहीं बची है, क्योंकि उनको पर्याप्त अवसर प्रदेश की जनता ने दिए, तब वो जनता की न सेवा कर पाए और न ही जनता का कोई ऐसा काम कर पाए जिसको याद किया जा सके। इसलिए उनको एक बार फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जाना है। सर, राहुल गांधी आज अगर हम बात करें तो आज वायनाड वो जा रहे हैं और वहाँ पे एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो आज अनशन पर बैठ रहे हैं अपने सरकार के खिलाफ और कई उनकी मांगे भी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सामान्य रूप से ये बात ध्यान में आती है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का बड़ा भारी संकट है। राहुल जी की समझदारी का जो स्तर है वो पार्टी को चलाने में सक्षम नहीं है और पार्टी की मजबूरी है कि उस समझदारी के अनुसार इसको चलना है। इसलिए लोग विद्रोह कर रहे हैं। उनको लगता है कि न राहुल जी के नेतृत्व में हम चलेंगे तो हम भी, हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त होगा, पार्टी तो खत्म हो ही रही है, इसलिए फूट भी पड़ रही है। तो वो वायनाड जाएं, कहीं दौरा करें, उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए, परंतु सही मुद्दे जब तक नहीं चुनेंगे, जनता के साथ जब तक वो नहीं जुड़ेंगे, तब तक राहुल जी का और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी वायनाड जाए या कहीं भी जाए, लेकिन अगर वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं चिनते हैं तो निश्चित रूप से चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसका भविष्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के